बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान खान हूँ। नाजरीन, इमरान खान साहब के जो वकील हैं सलमान सफदर साहब, बैरिस्टर सलमान सफदर, मैं इन्हें अच्छी तरह जानता हूँ। ये बड़े काबिल वकील हैं। इन्होंने सैकड़ों मुकदमात इमरान खान साहब के लड़े हैं और अब इन्होंने एक बहुत बड़ा दावा किया है। दावा उनका यह है कि इमरान खान साहब की अब रिहाई हो जाएगी कानून के मुताबिक। यानी अगर कानून के मुताबिक चलें तो इमरान खान साहब की रिहाई बिल्कुल मैच्योर हो चुकी है। जनवरी से दोनों मियां बीवी ने, इमरान खान साहब ने और बुशरा बीबी ने, अपनी जमानत हासिल करने के लिए दरखास्त दी हुई है और 8-9 माह के बाद अलकादर की हेयरिंग होने जा रही है कल के दिन इस्लामाबाद हाई कोर्ट में। और दोनों की जमानत जो है वो कंफर्म है। यानी अगर कोई रुकावट अदालत की जानिब से ना डाली गई तो दोनों को जमानत मिल जाएगी और उनकी रिहाई मैच्योर हो जाएगी। यानी असूलन और कानूनी तरीके से इमरान खान साहब को कल रात तक जेल से बाहर आ जाना चाहिए। ये तो बात है वो जो सलमान सफदर साहब कह रहे हैं, या बाकी कानून को जानने वाले लोग या कानूनदान या वकला वो यही बात करते हैं कि इसी तरह जमानत हो जाती है। फिर दूसरा, एक खातून की जमानत को 10 माह तक रोके रखना, यह भी एक नेक्स्ट लेवल की नाइंसाफी है जिसकी कोई और मिसाल नहीं है, जो बुशरा बीबी के साथ किया गया। फिर देखें ना, इसमें आप एक दो चीजों पे और गौर करें। अच्छा, क्या इमरान खान छूटेंगे या नहीं छूटेंगे, मैं आपको भी बताता हूं। यहां पे इमरान खान साहब से एक कानूनी इंतकाम लिया जा रहा है। तोशाखाना केस में पैटर्न इन चीफ जनाब इमरान खान साहब को एक ही हकायक पर मुकदमा में तीसरी बार ट्रायल किया जा रहा है। यानी मुकदमा एक ही नौयत का है, अब तीसरी मरतबा इमरान खान साहब को उस पर ट्रायल किया जा रहा है। तोशाखाना में फर्ज करें कि एक वजीर आजम है, वो 200 चीजें ले गया। वैसे इतनी चीजें तो नहीं ले जाते, लेकिन 200-300 चीजें भी ले जाते हैं। शरीफ खानदान जितना सामान तोशाखाना से ले गया, अगर हर चीज पे एक एक मुकदमा बनाया जाए तो अगले 200 साल उनके ऊपर मुकदमा जो है वो चलते रहेंगे। ये जो काकड़ साहब आए थे निगरान वजीर आजम, ये जो सामान ले गए, अगर इसी तरह एक एक करके मुकदमा बनाया जाए तो ये भी इनकी बाकी जिंदगी और इनकी नस्लें यही मुकदमे ही लड़ते रहेंगी। इमरान खान साहब पे एक ही मुकदमे को 3 दफा चलाया गया। यानी पहली मरतबा एक जज हमायूं दिलावर साहब ने 3 साल की सजा सुनाई इसी मुकदमे में, फिर जरा इसको ट्विस्ट करके दोबारा लाया गया और फिर जज जो है बशीर साहब, उन्होंने 14 साल की सजा सुना दी इसी मुकदमे में। और अब तीसरी मरतबा एक और जज के साथ यही मुकदमा लाके फिर अडयाला जेल में ट्रायल किया जा रहा है। तो इमरान खान पाकिस्तान की वाहिद शख्सियत है, दुनिया का आप समझ लें, जिसको एक ही मामले में तीसरी मरतबा ट्रायल किया जा रहा है। एक ही नौयत का, एक ही चीज का, एक ही मुकदमा है और तीसरी मरतबा वो ट्रायल हो रहे हैं। इमरान खान साहब के वकील ने एक और बड़ी अजीब बात बताई। उन्होंने कहा, ये 2 टोटल गवाह हैं जो इमरान खान साहब के खिलाफ आते हैं, जो काबिल जिक्र है, बाकी तो सारे झूठे ही साबित हो गए। एक इनामुल्लाह शाह, ये इमरान खान साहब के साथ ही होता था। एक सुहेब अब्बासी। अच्छा, ये जब भी आते हैं ना अदालत में तो इनसे कोई सवाल किया जाता है तो कहते हैं जी आज हमें सिर्फ इस तोहफे की हद तक याद है, चीजें पिछली हम भूल गए। इंसानी याददाश्त है ना, अब ये किसी इदारे की तरह तो काम करते नहीं, आम लोग हैं। तो ये ऐसे गवाह हैं जिनको जो चीजें याद दिला के भेजी जाती हैं कि प्रोसिक्यूशन आपसे ये पूछेगी, आपने ये जवाब दे देना है, जज आपसे ये पूछेगा, आपने ये जवाब दे देना है। इस तोहफे से मुतालिक आपसे जो भी बातें होंगी वो अपने आप को याद दिला दी हैं। अगर उनसे कोई सवाल करता फलानी चीज का बताओ जी, वो मुझे याद नहीं है, ये वाली बात बताओ, मुझे याद नहीं है, वो जो पिछली तुमने गवाही दी थी एक और, वो भी मुझे याद नहीं है, क्योंकि झूठ याद नहीं रहता। लिहाजा इन्हें एक ही तोहफे के ऊपर तैयारी करवा के भेजा जाता है और ये आगे बता दें इस तोहफे की हद तक हमें सिर्फ मालूमात है। अब अंदाजा करें गवाह भी इनके पास कैसे कमजोर है। जजों को तो ऐसे गवाहों को नॉर्मली जज उठा के अंदर कर देते होते हैं झूठी गवाही में और गुमराह करने में अदालत को। इस जुर्म के अंदर भी ये बंदे अंदर हो जाते हैं, लेकिन यहां पे जनाब काम चल रहा है क्योंकि एस्टेब्लिशमेंट इसके पीछे खड़ी है। अच्छा, अब ये वकला को लगता है कि बहुत बड़ा दावा है कि इमरान खान साहब रिहा हो जाएंगे कल के दिन में, लेकिन क्या हो जाएंगे? तो मेरी दानिश में ऐसा नहीं होगा। इमरान खान साहब की रिहाई ऐसे नहीं होगी। अगर किसी वक्त इमरान खान साहब रिहा होंगे भी ना और एस्टेब्लिशमेंट पे बहुत ज्यादा दबाव होगा इमरान खान साहब को रिहा करने का, तो एस्टेब्लिशमेंट उससे पहले जो एस्टेब्लिशमेंट के अपने बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो एस्टेब्लिशमेंट के वफादार हैं या एस्टेब्लिशमेंट जिन लोगों के साथ कंफर्टेबल है, उन लोगों की इमरान खान के साथ तवातर के साथ मुलाकातें शुरू करवा देगी, उन लोगों को रेलिवेंट करेगी और एस्टेब्लिशमेंट कोशिश करेगी कि इमरान खान की रिहाई चाहे इमरान खान की अपनी जदोजहद के नतीजे में हो, चाहे अवामी जदोजहद के नतीजे में हो, चाहे सोशल मीडिया, आलमी
ओवरसीज पाकिस्तानी और इंटरनेशनल और नेशनल प्रेशर के नतीजे में हो, कुछ भी हो, पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट कोशिश करेगी कि इसका क्रेडिट वो अपने लोगों को दे जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में है, या कम से कम ऐसे लोगों को इसका क्रेडिट दे या उनको हीरो बनाए जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर एस्टेब्लिशमेंट के एसेट्स हैं। कोशिश मुझे करेगी, लेकिन सोशल मीडिया का दौर है, लोग सारा कुछ खोल कर रख देते हैं। इमरान खान साहब खुद बड़े समझदार हैं। अलीमा खानम बाहर आई और उन्होंने आकर कुछ बातें बताई, इनमें कुछ चीजें बड़ी इंपॉर्टेंट हैं। एक तो देखें, मुझे नहीं लगता कि इमरान खान साहब की ऐसी रिहाई होगी। मेरे ख्याल में अलीमा खानम को भी यही लगता है और उन्होंने भी ये कहा कि ये तोशाखाना में इमरान खान साहब को पहले सजा देंगे और उसके बाद फिर अल कादर में जमानत मिलेगी, वरना ये होगा नहीं, क्योंकि बुशरा बीबी को भी अभी अंदर रखना है, वरना बुशरा बीबी को तो अब तक बाहर आ जाना चाहिए था। अच्छा जी, इमरान खान ने कहा कि इन्होंने पहले ही सजाएं लिख कर रखी होती हैं और ये सजाएं इन्होंने सिर्फ मुझे सुनानी होती है, इनके गवाह झूठे साबित हो रहे हैं, वरना अभी तक मैं बाहर आ जाता। इमरान खान साहब ने भी वही बात की। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट को बड़ी मेहनत करके ये लाए, जैसे इन्होंने 26 तरमीम ये वो सारा कुछ किया, और बार बार वो तारीख मनसूख करते हैं। वो बड़ी मेहनत कर रहे हैं इमरान खान साहब का केस ना लगे। 8-9 माह तो हो गए हैं, इमरान खान साहब का केस लगने ही नहीं दिया जा रहा। जो सबसे इंपॉर्टेंट बात इमरान खान साहब ने की कि वो बार बार आए, इमरान खान साहब ने बार बार इसके ऊपर बात की जब उन्हें मौका मिलता था, और बार बार आकर उन्होंने वादिया तीरा के वाकये पर अफसोस का और दुख का इजहार किया। इमरान खान साहब ने कहा कि खवातीन और बच्चों की शहादत पे उन्हें बहुत तकलीफ है। उन्होंने कहा कि मैं 1 साल से कह रहा हूं कि ऑपरेशन ना करें, यहां पे कोलेटरल डैमेज होगा, इसके नतीजे में नफरतें बढ़ेंगी और दहशतगर्दी बढ़ती चली जाएगी, और खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत को ट्रैप कर दिया गया है। अफगानिस्तान में भी वो ये कह रहे हैं कि इसी तरह हुआ था, जब अमेरिका दहशतगर्दों के ऊपर अटैक करता था या हमले करता था तो कोलेटरल डैमेज बहुत बड़े पैमाने पर होता था। करजई की और गनी के जो 2 अदवार गुजरे हैं उसमें उन्हें यह बहुत बड़ी प्रॉब्लम हुई है कि तालिबान जहां पे भी जाते थे उन्हें बहुत बड़ी सपोर्ट इसलिए मिलती थी कि लोगों के साथ जुल्म बहुत हुआ था ऑपरेशन के नाम के ऊपर। तो ये इमरान खान साहब ने मिसाल दी। फिर उन्होंने कहा जी आसिम मुनीर साहब की जो अफगान पॉलिसी है उस पर शदीद तनकीद की इमरान खान साहब ने, तफसीलात आ जाएंगी, मैं आपके साथ शेयर करूंगा। और कहा जी अफगानों के खिलाफ बयानात भी दिए गए, हमले भी, बेदखलियां भी, ड्रोन हमले भी, ये सारी चीजें इमरान खान साहब ने कहा गैर जरूरी और गलत है। आसिम मुनीर साहब सारी दुनिया में जाते हैं, इनको जाना चाहिए था अफगानिस्तान, और अफगानिस्तान जाके अफगानिस्तान के साथ मामलात करने चाहिए थे, क्योंकि पाकिस्तान का अमन वहां पे जुड़ा है। इमरान खान साहब कहते हैं कि आसिम मुनीर साहब जो मौजूदा ऑपरेशन हो रहे हैं उससे 2 मकासद हासिल करना चाहते हैं। नंबर 1, उन्हें आलमी सतह पे पजीराई मिल जाए, तारीफ हो जाए कि वो मुजाहिद है जो दहशतगर्दी के खिलाफ खड़ा है और लड़ रहा है। इनसे कुछ सहाफियों ने सवालात किए, जिनमें खास तौर पे अनस गोंदल साहब ने बड़े सख्त सवालात किए, और हमारे एक हमजा भट्टी साहब हैं उन्होंने भी बड़े सख्त सवालात किए और जायज सवालात हैं। यानी अनस गोंदल साहब ने पूछा कि गंडापुर साहब आप दोबारा कारकुनों को छोड़कर भाग तो नहीं जाएंगे अगर कारकुन आपके साथ आएंगे तो गंडापुर साहब ने वहां पे गलत बयानी कर दी कि डी चौक में खड़ा हुआ आखिरी आदमी मैं था। एक तो गंडापुर साहब, आप कभी भी आज तक डी चौक नहीं गए, ना आप डी चौक गए अक्टूबर में, ना आप डी चौक गए नवंबर में, आप कभी भी डी चौक तक पहुंचे नहीं। आप डी चौक से बहुत दूर थे। कारकुन डी चौक में पहुंचे, दोपहर को पहुंचे, आप रात तक डी चौक नहीं पहुंचे, बल्कि आप गाड़ियां खड़ी करके बहुत दूर इस्लामाबाद की एंट्री पे काफिला रोककर वहां पे मौजूद रहे। आप डी चौक तक नहीं पहुंचे, नंबर 1। नंबर 2, जब आप डी चौक से जा रहे थे तो लोग आपकी गाड़ियों को मार रहे थे और लोग नारे लगा रहे थे कि ये हमें छोड़कर क्यों भाग रहा है, ये हमें छोड़कर क्यों जा रहा है। इसकी वीडियोस मौजूद हैं और बड़ी वायलेंट वीडियोस मौजूद हैं कि लोग गालियां दे रहे हैं, पीछे भाग रहे हैं, गाड़ियों को मार रहे हैं कि क्यों हमें छोड़कर तुम भाग रहे हो। आपके जाने के बाद वहां लोगों ने वीडियोस बनाई हैं कि गंडापुर हमें छोड़कर भाग गया। वीडियोस मौजूद हैं, आप सोशल मीडिया पे निकाल कर देख लें। कारकुनों को गोलियां लग रही थी, कारकुन जख्मी पड़े हुए थे। बजाय अपने कारकुन जिन्हें गोलियां लगी हैं उनकी लाशें उठाने के, बजाय अपने कारकुन जो जख्मी हुए थे उन्हें उठाने के, आपने बुशरा बीबी को किस चीज से बचाया? गिरफ्तारी से बचाया। थोड़े दिन बाद तो वो गिरफ्तार हो गई। अगर गिरफ्तारी से बचाना था तो फिर बचा लेते गिरफ्तारी से। थोड़े दिन बाद तो वो गिरफ्तार हो ही गई। किस चीज से बचाया आपने? गंडापुर साहब आप वहां से भागे थे, ये सब जानते हैं। अब ये सवाल जब अनस ने किया तो बजाय इसका जवाब देने के, इसका सामना करने के, अनस गोंदल पे चढ़ाई कर दी। उसे कहना शुरू कर दिया तुम किसी के कहने पे सवाल कर रहे हो। ये वही अनस गोंदल है जिसने नून लीग से भी बड़े मुश्किल सवालात और सख्त सवालात किए।
ये वही अनस गोंदल है जिसने आपकी जमात से और सारी जमातों से मुश्किल सवालात किए हैं। तो आज ये बुरा हो गया, जब ये उधर जाके सवाल करता है तो ये अच्छा होता है, जब इधर सवाल करता है तो बुरा हो जाता है। आप टारगेट करेंगे इसको। गंडापुर साहब ये ज्यादती है, आप सहाफियों को दीवार के साथ नहीं लगा सकते। हमजा भट्टी, इन्होंने पूछा मिर्जा अफरीदी के घर आप क्या लेने गए, वहां आप क्यों गए, जब आप इस्लामाबाद से चले और मिर्जा अफरीदी के घर आप गए, क्यों गए? भाई एक सवाल है सहाफी का, आप बता देते कि हम इसलिए गए कि वो हमारी पार्टी का बंदा है, या हमें बड़ा पसंद है, या उसके पास पैसे हैं, या उसका फार्म हाउस बड़ा है, या हमें वहां सिक्योरिटी मिल रही थी, या हम वहां पे ज्यादा मुतमईन थे, या वो ज्यादा पैसे खर्च कर रहा था। कोई एक बात तो आप कह देते ना। सहाफी ने आपसे सवाल किया कि आप मिर्जा अफरीदी के घर क्यों गए, ये सवाल पूछा था। उसका जवाब पता क्या दिया गंडापुर साहब ने? आप जबान चेक करें तो और हम आपके घर आ जाते। वैसे कितनी बेशर्मी और ढिठाई है कि एक वजीर आला के ओहदे के ऊपर बैठाया हुआ शख्स, जिससे ये तवक्को की जाती है कि वो अपनी जबान का सही इस्तेमाल करेगा, वो ऐसी घटिया और गंदी जुबान इस्तेमाल कर रहा है। इसका मतलब भी समझना है कि तुम्हारे घर आ जाते और हम। हद हो गई यार। वैसे इंसान को बोलने की तमीज होनी चाहिए। आप लाहौर में मेहमान आए और लाहौर के लोग आपसे जब सवाल कर रहे हैं, और सहाफी का काम है सवाल करना, आप चढ़ाई कर देते हैं सहाफियों के ऊपर, आप बदतमीजी शुरू कर देते हैं। ये नहीं, जो चीजें हम मरियम नवाज को करते हुए देख रहे थे, जो चीजें हम ये इनको करते हुए देख रहे थे दूसरी जमातों को, वही चीजें अब गंडापुर ने करना शुरू कर दी हैं। भाई आपके पास जवाब नहीं, आप नो कमेंट कह देंगे, आप कहें मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंस ही नहीं करनी। 90 दिन की कहानी दोबारा आप कौम को एक नई सुनाई गई है गंडापुर की जानिब से, और लोग ये कह रहे हैं कि गंडापुर गेम कर गया। एक और चीज नाजरीन मैं आपके सामने रखता हूं कि मिर्जा अफरीदी जो है, इसके बारे में सोशल मीडिया पे बड़ा सख्त रिएक्शन आ रहा है। इस वक्त एक तस्वीर गर्दिश कर रही है सोशल मीडिया पे, जिसमें लगभग कोई 9-10 तस्वीरें हैं मिर्जा अफरीदी की। जिस वक्त इमरान खान साहब को जेल हो रही थी, इमरान खान साहब बड़ी तकलीफ में थे, पीटीआई को मार पड़ रही थी, उस वक्त मिर्जा अफरीदी कहां कहां घूम रहा था। ये उनके जनाब वर्ल्ड टूर टाइप की एक जबरदस्त किस्म की तस्वीरों की एक एल्बम है जो उनके अपने अकाउंट से शेयर की गई थी, और उस एल्बम को अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अकाउंट्स लगा रहे हैं कि हमारे मुश्किल वक्त में, जब हम मारे खा रहे थे, जब हमारे लीडर पे टॉर्चर हो रहा था, जब हम सारे भागे हुए थे और तकालीफ में थे, उस वक्त मिर्जा अफरीदी अपनी लाइफ को एंजॉय कर रहा था। इसमें दिखाते हैं कि मिर्जा अफरीदी जो है ये बतौर डिप्टी चेयरमैन सेनेट चाइना के दौरे पर गए, और तारीख थी 30 मई 2023। अच्छा जी, ये 9 मई के बाद जब बड़ी मुश्किलात पैदा हुई पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पर, क्रैकडाउन चल रहा था, ये चाइना के दौरे पर थे। फिर 7 अगस्त 2023 को ये एक और दौरा कर रहे थे गैर मुल्की, वो भी नजर आया। 10 अक्टूबर 2023 को एक और गैर मुल्की दौरा, वो भी नजर आया। फिर इसके बाद कुछ और मुल्कों में बड़े जबरदस्त कैप्शंस के साथ ये बता रहे हैं कौन सी जैकेट पहनी हुई है और किस तरीके से घूम रहे हैं ठंडे मुल्कों में, कमाल करते हैं। वैसे ये 7 जनवरी की एक और फुटेज है, फिर 2 जुलाई की एक और है, 19 जनवरी की एक और है। तो कमाल वैसे वर्ल्ड टूर किया है मिर्जा अफरीदी ने उस बीच में, जब इमरान खान साहब जेल की यात्रा पे हैं, सारी पार्टी जो है वो डंडे सोटे खा रही है, इधर तहरीकें चल रही हैं, मिर्जा अफरीदी साहब वर्ल्ड टूर लगा रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं। और जैसे ही इलेक्शन का टाइम आया सेनेट का, तो जनाब अपने पैसे के बलबूते पर वो सेनेटर बनने के लिए मैदान में आ जाते हैं। पैसा बहुत ज्यादा है ना। और ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में बात ज़बान ज़दे आम है, बहुत सारे लोग ये बात करते हैं और फैलाते हैं और ये बात कहते हैं कि मिर्जा अफरीदी ने कोई फंडिंग दी हुई है, और ये भी कहा जाता है कि ये शिबली फराज साहब की तरफ दी गई है और उनको हैंड ओवर की थी, और ये करोड़ों में पैसे, कोई 12 करोड़ कहता है, कोई 40 करोड़ कहता है। ये तो मिर्जा साहब ही कंफर्म कर सकते हैं कि उन्होंने कितना चंदा दिया है, और वो पैसा कहते हैं जी कि इमरान खान के केसों पर हमने खर्च किया है। गंडापुर साहब कहते हैं मैंने खर्च किया है, कुछ लोग कहते हैं मिर्जा अफरीदी ने दिया है, फैमिली कहती है जी हमने दिया है, वकील कहते हैं हमने लिया ही नहीं। तो ये एक अलग कहानी तो है। लेकिन मिर्जा अफरीदी साहब जब टूर फरमा रहे थे तो उस वक्त पीटीआई मुश्किलात में थी, और आज पीटीआई के कारकुनों को इस बात पे गुस्सा है कि जनाब किसी शहीद को दे देते हैं, कि शहीद के भाई को, बाप को सेनेट का टिकट किसी और को दे देते, किसी जख्मी को दे देते, कुर्बानियां देने वाले किसी कारकुन को दे देते, मारे खाने वाले, जेलें काटने वाले किसी कारकुन को, किसी वर्कर को दे देते। जरूरी तो नहीं था कि एक सरमायाकार को देना है। और जिस तरह गंडापुर साहब इसके फार्म हाउस पे जो हाजिरी दी है गंडापुर साहब ने सारों को लेकर, तो इससे यह लगता है कि बेहतरीन एमपीएस जो है वो इनको फराम किए जा सकते हैं आने वाले दिनों में। अब प्रेशर बहुत ज्यादा है, मिर्जा को टिकट देना उतना आसान तो नहीं रहेगा, लेकिन हो सकता है कि मिर्जा को टिकट दे भी दिया जाए, क्योंकि मिर्जा की सिफारिश बड़ी तगड़ी है
और कोशिश की जा रही है कि मिर्जा को ही टिकट मिले। नाजरीन, ये जो एक चचा जिसने गालियां वालियां दी थी और बड़े सख्त अल्फाज बोले थे, जब वो बारिश के अंदर बेचारा ट्रेवल कर रहा था, बड़ी मुश्किल में था, तो उस वक्त जज्बात इंसान के कोई और होते हैं, तकलीफ में है ना, और वो अपनी तकलीफ के लिए हुक्मरानों को जिम्मेदार समझता है। फिर उसने वोट भी नहीं डाला, लाके उसके ऊपर हुक्मरान मुसल्लत कर दिए गए, तो उसने नाजेबा अल्फाज के अंदर बात की। अब इस आदमी को गिरफ्तार किया गया और इसका बयान जारी करवा दिया गया, और ये पंजाब की एक मरियम नवाज की चहीती खातून है, उन तक वो पहुंचा दिया गया और उन्होंने उसको पब्लिक कर दिया। सवाल यह पैदा होता है कि हाई कोर्ट के क्लियर ऑर्डर हैं कि किसी भी जेर हिरासत शख्स का बयान लेकर पब्लिक नहीं किया जाएगा। यानी आपने हथकड़ियों में डाल के किसी आदमी से आप कुछ भी कहलवा दें, अदालत की तरफ से इसकी ममानियत है और यह गैर कानूनी है, और यह गैर कानूनी हरकत पुलिस की जानिब से की गई है, इस पर तो इंक्वायरी होनी चाहिए। लेकिन वो लोग तो बबांगे दोहल कह रहे हैं कि हमने तुन के रख दिया, हमने सॉफ्टवेयर अपडेट कर दिया, और गरीब आदमी आप उसको मारेंगे, उससे उसकी रोटी छीनेंगे, तो बेचारा जो आप कहेंगे वो कह तो देगा, लेकिन दिल में वो आपसे प्यार नहीं करेगा, वो मजीद नफरत करेगा, और उस जैसे बहुत सारे और लोग भी नफरत करेंगे। नाज़रीन, बाजोड़ में अमन मार्च हुआ, 13 तारीख को होना था। इसी के लिए काम कर रहे थे खानजेब, मौलाना खानजेब साहब, वो शहीद कर दिए गए इस अमन मार्च को रोकने के लिए। और अमन मार्च में पहले से बहुत बड़ी तादाद में लोग निकले, इतना एक्सपेक्ट नहीं किया जा रहा था। मौलाना खानजेब के बड़े भाई आए, एमल वली खान साहब ने बड़ी अच्छी बात की, वो गए वहां पे, उनकी फैमिली से मिले, उन्होंने ताज़ियत की, वो अपने लोगों के साथ खड़े हुए, मौलाना खानजेब की फैमिली के साथ खड़े हुए। और ये बहुत ज़रूरी है, जहां पे कोई जुल्म जबर हो, जहां पे कोई कत्ल किया जाए, जहां पे रियासत इंसानों को बचाने में नाकाम रहे, जहां पे लोग रियासत से शिकायत कर रहे हो और वो सड़कों पे मारे जाएं, वहां पे उनकी क़यादत को उनके साथ जाकर खड़े होना चाहिए। ये अच्छा कदम उठाया एमल वली खान ने, हालांकि मैं उनका नाक़िद हूं बहुत सारे हवालों से, लेकिन ये उन्होंने बहुत अच्छा काम किया। अब जो अमन मार्च हुआ, वहां पे लोग बहुत बड़ी तादाद में इकट्ठे हुए, बहुत बड़ी तादाद में, और उनके मुतालबा क्या था, वो नारे मैं आपको यहां सुनवा भी नहीं सकता। उनके सारे शिकवे मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट से थे, वो पाकिस्तान की मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ नारे लगा रहे थे, और उन्होंने वो नारे लगाए जो हम सुनना नहीं चाहते, उन्होंने वो नारे लगाए जो हम नहीं चाहते कि पाकिस्तान में लगे। लेकिन रियासत पाकिस्तान लगातार अपने आप को एक गड्ढे में फेंकती चली जा रही है, और एक के बाद एक नए ऑपरेशन से किसी किस्म की कोई कामयाबी आज तक हासिल नहीं हुई। तो पश्तून कौम या कबायली हमारे जो दोस्त हैं, भाई हैं, वो सारे इस बात के ऊपर आमादा हैं और इस बात पर तुले हुए हैं कि किसी भी सूरत में वो एक और ऑपरेशन खैबर पख्तूनख्वा में नहीं होने देंगे, स्पेशली कबायली इलाकों में। फजल रहमान साहब ने पैंतरा बदल लिया है, वो ये कहते हैं जी जो फाटा के इलाकों का इंतजाम हुआ है ना, ये वापस होना चाहिए, क्योंकि इस वक्त एस्टेब्लिशमेंट की सबसे बड़ी ख्वाहिश और ज़रूरत वो यही है, क्योंकि मादनियात ज़्यादातर जो हैं वो उन इलाकों में हैं जो फाटा के इलाके हैं। मादनियात में वफाक को कंट्रोल चाहिए, और फजल रहमान साहब को खैबर पख्तूनख्वा पे कंट्रोल चाहिए, लिहाजा फजल रहमान साहब को खैबर पख्तूनख्वा दिया जाएगा, और मादनियात जो है वो वफाकी हुकूमत ले जाएगी, और उनके जरिए से गैर मुल्की आका जो हैं वो मादनियात तक रसाई हासिल करेंगे, और पाकिस्तान की मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट ये काम करवा रही है। तो फजल रहमान साहब हमेशा एस्टेब्लिशमेंट की तरफ से खेलते हैं, और अभी भी वो एस्टेब्लिशमेंट की तरफ से ही खेल रहे हैं। एक और चीज नाजरीन, ये एक बयान जो है वो वायरल किया गया, लेकिन ये झूठा बयान है। ये कुछ हुकूमती सहाफ़ियों ने और कुछ लोगों ने जाली एक स्क्रीनशॉट बनाया, और उसमें ईमान मजारी साहिबा, सब लोग आप जानते हैं उन्हें, बड़ी शानदार वकील हैं, ह्यूमन राइट्स के लिए आवाज़ उठाती हैं, हम सबके दिलों में उनके लिए कदर है। तो वो उनके बारे में एक झूठा बयान फैलाया गया कि मैं BLA के हाथों मरने वाले पंजाबियों को शहीद नहीं समझती। ये झूठा बयान उनके बारे में या उनके हवाले से फैलाया गया। इस पे जनाब ईमान मजारी साहबा क्या लिखती है, बहुत ज़रूरी है बताना कि किसी की जान को खतरे में नहीं डालना चाहिए। आप इस किस्म के मुतासब बयानात फैलाकर आप एक निहत्ती खातून की जान को खतरे में डाल रहे हैं। आप चाहते क्या हैं? आप आग लगाना चाहते हैं मुल्क में? अगर कोई आवाज़ें ह्यूमन राइट्स के लिए उठने वाली बाकी बची हैं तो उन आवाज़ों को भी कुचलना चाहते हैं। इन्हीं चीज़ों का माजी में बहुत सारे लोगों ने सामना किया है, आज ईमान मजारी इनका सामना कर रही हैं, तो सबको उनके साथ खड़े होना चाहिए। उन्होंने लिखा कि इस झूठ की फैक्ट्री की जसारत देखें, ये शख्स अपने आप को सहाफ़ी कहता है, लेकिन मुकम्मल झूठ शेयर करने से पहले इतनी भी जहमत नहीं की कि मेरी टाइमलाइन या siyaasat.pk